नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम 1857 की क्रांति तक अध्ययन कर चुके हैं इस चैप्टर नंबर 3 का, और अब हम आज पढ़ेंगे बंगाल तथा पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह हमने शुरू कर दिया था, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बंगाल और पूर्वी भारत में जनजातीय विद्रोह किस तरह हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सन्यासी विद्रोह। बंगाल पर अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद जब 1769 और 70 में भीषण अकाल पड़ा, उधर कंपनी के पदाधिकारियों ने कर भी कठोरता के साथ वसूले। ठीक है, देखो अंग्रेज जो थे बिल्कुल दया भाव नहीं दिखाते थे। 69 और 70 में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने पर आपको पता ही है, फसलें तो कहीं से पैदा होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने क्या किया, कर भी कठोरता के साथ वसूले। यानी जो कर लगा रखे थे उन्होंने कई तरह के, तो उनका भी वसूला। सन्यासी कृषि करने के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी नियमित करते थे। ठीक है, तो तीर्थ ये स्थानों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाने से सन्यासी लोग नाराज़ हो गए, और इन अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, तीर्थों पर आने जाने पर भी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे जो सन्यासी थे नाराज़ हो गए। इन सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा भी रही थी, और उन्होंने जनता के साथ मिलकर कंपनी की कोठियों तथा कोसों पर यानी खजानों पर आक्रमण कर लूट लिया। ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबा दिया। कौन था ये वॉरेन हेस्टिंग, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद बट से मिलता है। ठीक, कोल विद्रोह, ये सब जनजातियाँ हैं और इन्होंने किस तरह से विद्रोह किए हैं वही हम पढ़ रहे हैं, और बात कर रहे हैं हम बंगाल और पूर्वी भारत की। ठीक है, तो अंग्रेजी प्रशासनिक जटिलताओं, कठोर भूमिकर व्यवस्था तथा स्थानीय शासक वर्गों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार ने जिस शोषण को जन्म दिया था, उसके खिलाफ कोल जनजाति ने विद्रोह किया। ठीक है, क्योंकि एक तो स्थानीय शासक जो थे वो कई तरह के कर लगाया करते थे, और उससे जनता वैसे परेशान, ऊपर से अंग्रेज़ों का दबाव और उनका अत्याचार, तो ये इस तरह के उपेक्षापूर्ण जो व्यवहार हुआ करते थे शासक वर्गों के, तो इस तरह के शोषण को जन्म दिया और उनके खिलाफ कोल जनजाति ने विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह तब अधिक बढ़ गया जब 1831 में उनकी भूमि उनके मुखिया मुंडों से छीनकर बाहरी लोगों को दे दी गई। ठीक है, क्या किया उन्होंने कि उनकी जो ज़मीन थी वो मुंडों से छीनकर किसको दे दी, बाहरी लोगों को। इस विद्रोह में हिंसा व्यापक स्तर पर हुई, और ये विद्रोह कहाँ पर हुआ, रांची में, सिंहभूम में, हजारीबाग, पलामाऊ तथा मानभूमि के पश्चिम क्षेत्रों में फैल गया। एक दीर्घकालीन तथा विस्तृत सैन्य अभियान के पश्चात यहाँ शांति स्थापित हो चुकी। कलकत्ता स्थित काउंसिल के अध्यक्ष मैडकॉफ ने यह स्वीकार किया कि इस विद्रोह में अंग्रेज विरोधी भावना बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। तो ये कोल जनजाति का विद्रोह था। नेक्स्ट है संताल विद्रोह। संताल जनजाति का विद्रोह देखते हैं। 1855 और 56 के बीच शुरू होने वाला संताल विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ महत्वपूर्ण जंग विद्रोह था। इसमें नेतृत्व और संगठन को एक सुव्यवस्थित स्तर पर देखा जा सकता है। यह विद्रोह वीरभूमि, बांकुड़ा, सिंहभूमि, कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे, ये सब भागलपुर, मुंगेर इलाकों में फैल गया। इस विद्रोह के कारण संताल लोगों पर भूमि कर अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना, पुलिस का दमन, उम्मीद जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा जबरदस्ती वसूली किया जाना था। इस विद्रोह का नेतृत्व दो भाई सिंधु और कानू द्वारा किया गया, और इन्होंने कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, विस्तृत सैन्य कार्यवाही के पश्चात ही 1856 ईस्वी में स्थिति नियंत्रण में आई तथा सरकार को स्वतंत्र पृथक संताल परगना बनाना पड़ा। ठीक, भील विद्रोह है। भील जनजाति पश्चिम तट के खानदेश नामक इलाके में रहती थी, और 1812-19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कौन सी जनजाति है, भील। तो ये पश्चिम तट के खानदेश नामक इलाके में रहती थी। 1812 से और 19 तक इन लोगों ने क्या कर दिया, इनके जो नए स्वामी यानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। कंपनी अधिकारियों का मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रिकबजी डांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तविक कारण कृषि संबंधी कष्ट तथा
नई सरकार से भय था। अंग्रेजी सेना की अनेक टुकड़ियां उसको दबाने में लगी थी। इन्होंने 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया तथा 1831 ईस्वी तथा 1846 ईस्वी में पुनः विद्रोह किए गए। ठीक है, रमोसी जनजाति का विद्रोह देखते हैं। पश्चिमी घाट में रहने वाली एक जनजाति रमोसी थी। वे अंग्रेजी प्रशासन पद्धति तथा अंग्रेजी प्रशासन से बहुत अप्रसन्न थे। 1822 में उनके सरदार चित्तर सिंह, सरदार कौन था? चित्तर सिंह, उसने विद्रोह कर दिया तथा सतारा के आसपास के प्रदेश को लूट लिया और 1825-26 में पुनः विद्रोह हुए। अधिक सैन्य बल से ही अंग्रेज इन विद्रोह को दबाने में सफल हो पाए, क्योंकि अंग्रेजों के पास शक्ति थी, शासन था, कूटनीति थी, सब कुछ था, तो वो ऐसे विद्रोहों को दबा दिया करते थे। ठीक है, अगला है क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में क्या योगदान रहा। अब विभिन्न क्रांतिकारी संगठन भी बने जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, आवाज़ उठाते रहे, तो उनका क्या योगदान है जरा देखते हैं। भारत के लोगों ने कभी हृदय से अंग्रेजी दास्ता का स्वीकार नहीं किया, मन से तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाहरी तौर पर ज़बरदस्ती स्वीकार करना पड़ा। लेकिन अंदर ही अंदर, मन ही मन लोगों के मन में उनकी दास्ता को स्वीकार करना मान्य नहीं था। 1757 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र होने तक संघर्ष करते रहे। 1857 ईस्वी में विशाल स्तर पर होने वाला धमाका अंग्रेजी सत्ता को हिलाने वाला सिद्ध हुआ। 1897 में क्रांति हुई और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक क्रांतिकारी बलिदानों ने खून से आज़ादी का इतिहास लिखा। तो क्रांतिकारी आंदोलन के उत्थान के मुख्यतः यही कारण थे कि जिनसे आंदोलन में उग्र पंथ का उदय हो जाए। 1857 ईस्वी में कड़े संघर्ष के बाद अंग्रेज सत्ता पुनः स्थापित कर पाए, लेकिन लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए भारतीयों को बाध्य कर दिया। 1905 में बंग किसको कहते हैं? बंगाल का विभाजन हुआ था। चोट से प्रत्येक स्वाभिमानी भारतीय भड़क उठा। सरकार का दमन और साथ में जनता को कुशल नेतृत्व देने में नेताओं की असफलता के कारण उपजी कुंठा ने क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट लाइन से है। क्रांतिकारी संगठनों का जन्म कैसे हुआ? सरकार का दमन और साथ में जनता को कुशल नेतृत्व देने में जो नेता थे वो असफल हुए और इस कारण से कुंठा के रूप में क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म हुआ। क्रांतिकारी यह विश्वास करते थे कि राष्ट्रीय जीवन में जो भी उपयुक्त तत्व हैं, जैसे कि धार्मिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रताएं, नैतिक मूल्य तथा भारतीय संस्कृति को विदेशी शासन समाप्त कर देगा। अतः सभी क्रांतिकारियों का एक ही उद्देश्य था, मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कराना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए। तो देखिए आगे, अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधि का प्रारंभ 1876 में वासुदेव बलवंत फड़के नामक सरकारी कर्मचारी ने किया। उन्होंने सन 1876 ईस्वी में महाराष्ट्र में पड़ने वाले भयंकर अकाल से उत्पन्न प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार की नौकरी छोड़ दी। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के नामक जो सरकारी कर्मचारी ने वहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ किया था। तो उसने क्या किया? 1876 में महाराष्ट्र में पड़ने वाले भयंकर अकाल से उत्पन्न जो प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए उसने अंग्रेज़ सरकार की नौकरी छोड़ दी और स्थान स्थान पर भाषण देकर अंग्रेज़ सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए महाराष्ट्र की जनता को प्रोत्साहित किया। ठीक है, आगे देखें हम। तो फड़के के भाषणों से उत्तेजना फैलने लगी और 1879 में फड़के को गिरफ्तार करके अदन की जेल में भेज दिया, जहां 1899 में उनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया, मृत्यु हो गई। अगला है चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या। रैंड जो है अंग्रेज अधिकारी है, तो उसको मार देते हैं ये दोनों भाई। देखते हैं, पुणे महाराष्ट्र के चापेकर बंधु, क्या नाम था? दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। ठीक है, तथा वासुदेव हरि चापेकर ने क्रांतिकारी आंदोलन की दिशा दी। ठीक है, ये चापेकर बंधु थे। इन्होंने दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ने तो 1893 ईस्वी में हिंदू धर्म संरक्षण सभा बनाई। इसके अंतर्गत शिवाजी उत्सव व गणेश उत्सव मनाने प्रारंभ किए इन्होंने।
लोगों के अंदर देशभक्ति और उत्साह की भावना उत्पन्न की। 1897 में पुणे में प्लेग रोग महामारी के रूप में फैला। पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड व लेटिसेंट एरेस्ट प्लेग पीड़ितों की मदद की बजाय आतंक ज़्यादा फैला रहे थे। कौन? एक तो कमिश्नर रैंड और लेटिसेंट एरेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों अधिकारी बदनाम, कठोर व कुचक्र रखने वाले थे, मतलब बहुत खतरनाक थे ये। संपूर्ण पूना नगर इनके अत्याचारों से क्या था? त्रस्त था। चापेकर बंधुओं ने दोनों की 22 जून 1897 को हत्या कर दी। तो ये जो चापेकर बंधु थे, इन्होंने क्या किया? इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों को क्या कर दिया? मार दिया। कब? 1897 में, ठीक है। चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको क्या दे दिया? फांसी की सज़ा दे दी गई। श्यामजी कृष्ण बर्मन तथा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना, ठीक है। अगले क्रांतिकारी कौन है? श्यामजी कृष्ण। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा पश्चिम भारत के काठियावाड़ प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और बैरिस्टर बन गए थे, बैरिस्टर, वकील। भारत लौटने पर अंग्रेज पॉलिटिकल रेजिडेंटों के आचरण से दुखी होकर भारत को स्वतंत्र कराने का दृढ़ निश्चय किया और अपना कार्य क्षेत्र लंदन नगर को बनाया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र कहाँ बनाया था? लंदन को। नेक्स्ट देखते हैं हम, देश से बाहर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी संगठन स्थापित करने की पहल श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की, ठीक है। और 1905 में भारत स्वशासन समिति का गठन किया, जिसे इंडिया हाउस की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। कौन सा बनाया इन्होंने? तो इन्होंने 1905 में भारत स्वशासन समिति का गठन किया, जिसे इंडिया हाउस की संज्ञा दी गई, ठीक है। तो इन्होंने एक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया, तो इसका नाम था इंडिया सोशलिज्म। इन्होंने विदेश आने वाले भारतीयों के लिए 1006 फेलोशिप भी प्रारंभ की। शीघ्र ही इंडिया हाउस लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन करने का एक केंद्र बन गया। वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धींगरा जैसे क्रांतिकारी इसके सदस्य बन गए। श्यामजी वर्मा की गतिविधियों को देखकर अंग्रेज सरकार ने उनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी। वे भारत छोड़कर पेरिस चले गए और वहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा, ठीक है। तो अगले क्रांतिकारी अपने हैं विनायक दामोदर सावरकर। वीर सावरकर महान क्रांतिकारी, महान देशभक्त और महान संगठनवादी थे। उन्होंने आजीवन देश की स्वतंत्रता के लिए जो तप और त्याग किया, उसकी प्रशंसा शब्दों में नहीं की जा सकती। सावरकर को जनता ने वीर की उपाधि से विभूषित किया था, यानी लोग इनको क्या कहते थे? वीर की उपाधि देते थे, ठीक है। अर्थात वे वीर सावरकर कहे जाते हैं। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1833 ईस्वी को भागुर गांव महाराष्ट्र में हुआ। 1901 में इन्होंने मैट्रिक पास की। कौन से कॉलेज? फर्ग्यूसन कॉलेज में फिर दाखिला लिया और जहां वे लोकमान्य तिलक के संपर्क में आए, ठीक है। ये वीर विनोद सावरकर का चित्र है, देखिए। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन के समय कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में। उन्होंने अपने साथियों के साथ मित्र मेला नामक संगठन बनाया, ठीक है। सभी क्रांतिकारियों ने कुछ न कुछ संगठन का गठन किया है। तो विदेशी कपड़ों की होली जलाई इन्होंने, जिस कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। इन्होंने क्या क्या कर दिया? कॉलेज से निकाल दिया। सावरकर एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने एक जन्म ही नहीं 2 जन्मों की आजीवन कारावास दी। देखो, ब्रिटिश सरकार ने एक जन्म नहीं, कितने जन्मों की? 2 जन्म की। 2 जन्म तो वैसे मिलते ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रकाशन से पूर्व ही ब्रिटिश सरकार ने क्या कर ली? जब्त कर ली। यह पुस्तक गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षकों के नाम से भारत पहुंची थी। उन्होंने 1906 ईस्वी में अभिनव भारत की भी स्थापना की, ठीक है। 1906 में सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के संघर्ष को क्या कहा था? गदर न कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध बताया, ठीक है। सावरकर का लंबा समय अंडमान की सेलुलर जेल में बीता और 1924 में स्वास्थ्य खराब होने के बाद रत्नागिरी में नज़रबंद रखा गया और 1937 में जेल से मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट पेज पे देखिए,
उन्होंने भारत के विभाजन को रोकने के भी अथक प्रयास किए। अब बंगाल के में क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन देखते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात श्री पी मिश्रा ने क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन करके किया था। तो कौन थे बंगाल में? पी मिश्रा, और इन्होंने समिति जो बनाई थी वो थी अनुशीलन। बंगाल की राजनीतिक जागृति बंगाल विभाजन के बाद आई, 1905 के बाद, जब आंदोलन का उद्देश्य विभाजन को रद्द करवाना ही नहीं अतिपु नहीं है, अपितु है स्वराज्य की प्राप्ति बन गया। 1905 में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखकर क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने की विस्तृत जानकारी दी थी। युगांतर और संध्या नाम की पत्रिकाओं में भी अंग्रेज विरोधी विचार प्रकाशित किए जाने लगे। एक अन्य पुस्तक कौन सी थी उनकी? मुक्ति कौन पाते, मुक्ति किस मार्ग से, में सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया, ठीक है। अब है किसान आंदोलन, ठीक है। ये क्रांतिकारी आंदोलन थे, कुछ किसान आंदोलनों को देख लेते हैं और कहाँ कहाँ किस तरह के किसान आंदोलन हुए। किसान आंदोलन में प्राचीन कृषि व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा बनाई गई नवीन प्रशासनिक व्यवस्था व कृषि नीतियों द्वारा धीरे धीरे तोड़ा जा रहा था। अंग्रेजों की इस नई व्यवस्था ने नए प्रकार के भूमिपति उत्पन्न कर दिए, जिससे ग्रामीण भारत में एक नया समाज उभर कर आया। सरकारी कर अत्यधिकता तथा जमींदारों द्वारा कर का अत्यधिक भाग लेने के कारण किसान साहूकारों तथा व्यापारियों के चंगुल में फंसते चले गए। क्या हुआ? उस समय ग्रामीण भारत में एक नया समाज उभर कर आया, तो किसानों के ऊपर कई तरह के कर वैसे लाद दिए जाते थे। तो किसान बेचारा चारों तरफ से फंस गया, साहूकारों के, व्यापारियों के चंगुल में, और अंग्रेज़ों की जो गलत नीतियाँ थी वो तो थी सही। तो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए इस नए भूमिपति वर्ग व परजीवी बिचौलिए, लोभी व भ्रष्ट साहूकारों ने मिलकर किसानों को अधिकाधिक गरीब बना दिया। तो किसान इससे क्या हो गए? ज़्यादा से ज़्यादा गरीब होने लगे, और 19वीं शताब्दी तक किसान इस स्थिति में आ गया कि वह अंग्रेजी शासन, स्थानीय शोषणकारियों तथा पूंजीपतियों से निपटकर सामंतशाही बंधनों को तोड़ना अथवा ढीला करना चाहते थे, ठीक है। तो किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या हैं? अंग्रेज सरकार की प्रशासनिक भू कर नीतियाँ, जो कर लगाने की जो उनकी नीतियाँ थी, एक तो वो कारण है। बार बार लंबे काल तक अकाल पड़ना, किसानों से जमींदारों सामंतों द्वारा अत्यधिक कर वसूल करना, ये बहुत बड़ा कारण था। व्यापारियों साहूकारों द्वारा चुंगल में फंसाकर झूठे दस्तावेज तैयार करके किसानों की ज़मीनों को हड़प लेना, ये भी प्रमुख कारण है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रमुख किसान आंदोलन कहाँ कहाँ हुए। बंगाल में नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह, ये विद्रोह अंग्रेज भूपतियों के विरुद्ध किया गया था, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, जिन्होंने यहाँ की ज़मीनों पर अपना अधिकार कर लिया था। इस विद्रोह में किसानों का साथ जगीरदारों, साहूकारों, धनी किसानों, सभी ग्रामीण वर्ग ने दिया। 19वीं शताब्दी में कुछ कंपनी के अवकाश प्राप्त यूरोपीय अधिकारियों ने बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त कर नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इन्होंने किसानों से ऐसी शर्तों पर नील की खेती करने को बाध्य किया जो किसानों के लिए लाभकारी नहीं थी, ठीक है। तो मतलब किसानों को किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अप्रैल 1860 में बारासात उपविभाग तथा पावना और नादिया ज़िलों के समस्त किसानों ने हड़ताल कर दी और नील बोने से इनकार कर दिया। कब की बात है? 1860 में किसानों ने मना कर दिया। ये हड़ताल बंगाल के अनेक क्षेत्रों में फैल गई। सरकार को व्यापक असंतोष से बचने के लिए 1860 में एक नील आयोग नियुक्त करना पड़ा, ठीक है। अब 1875 ईस्वी दक्षिण में विरोध, किस तरह से हुआ विद्रोह? दक्षिण में विद्रोह का कारण अत्यधिक भूमि कर, कपास के भाव कम हो जाना, मराठा किसानों से अत्यधिक कर लिया जाना, मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों द्वारा लालच के कारण लेखों में हेराफेरी करने तथा अनपढ़ किसानों से बिना जानकारी के हस्ताक्षर करा लेते, जिससे दीवानी न्यायालयों में फैसले इन साहूकारों के पक्ष में हो जाने से किसान बेदखल हो जाते थे। तो क्या करते थे? ज़बरदस्ती उनसे, अनपढ़ किसान बेचारे कुछ जानते नहीं थे, उनसे हस्ताक्षर करा लिए, अंगूठे लगवा लिए, और जब बाद में पता भी चलता था तो न्यायालयों में इनके मामले चलते थे, तो वो जो जमींदार वगैरह हुआ करते थे वही इसमें जीत जाया करते थे, और बेचारे जो किसान हैं
वो अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिए जाते। 1875 में किसानों ने पूना जिले के साहूकारों के मकानों तथा दुकानों पर आक्रमण कर दिए और जिन लेख पत्रों पर साहूकारों ने किसानों के हस्ताक्षर करा रखे थे उनको इन्होंने क्या कर दिया, जला दिया। कब की बात है, 1875। देखो फिर जब इस तरह के अत्याचार बढ़ते हैं तो फिर इस तरह से आंदोलन हुआ करते हैं। बाद में ये विद्रोह अहमदनगर तक फैल गया तथा पुलिस और सेना बुलाकर ही विद्रोह दबाया जा सका। सरकार ने उपद्रवों के कारण जानने के लिए दक्कन उपद्रव आयोग नियुक्त किया तथा 1879 ईस्वी में कृषक राहत अधिनियम पारित किया, जिसमें किसानों द्वारा ऋण न लौटाने पर गिरफ्तार अथवा जेल में बंद नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो इस तरह का अधिनियम पारित हुआ 1879। पंजाब में किसान आंदोलन देखते हैं। पंजाब का आम किसान ऋणग्रस्त था और उसकी भूमि पर गैर किसान वर्ग का कब्जा हो गया। ठीक है, तो जो किसान था वो तो ऋण से दब गया, बहुत सारा कर्जा उन पर हो गया और उसकी जो भूमि है वो दूसरे लोगों के पास चली गई जो किसान नहीं थे। इस भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए सरकार पंजाब भूमि अन्यान्यक्रमण अधिनियम, पंजाब लैंड एलियंसन एक्ट 1900 लेकर आई। चंपारण किसान आंदोलन अगला है, चौथे नंबर पे। उत्तर बिहार के चंपारण जिले में यूरोपीय नील के उत्पादक बिहारी किसानों पर अत्याचार करते थे। इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किसानों की वास्तविक स्थिति की जांच की। ठीक है, तो बिहार के किसानों पर अत्याचार होते थे, तो इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, बाबू राजेंद्र प्रसाद जो थे उनकी सहायता से किसानों की वास्तविक स्थिति की जांच की, किसानों की अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए कहा और इन्होंने क्या कहा, भाई आप अहिंसात्मक आंदोलन करो। लेकिन बाद में जून 1917 में एक जांच समिति बनाई गई जिसकी रिपोर्ट पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, जिसके बाद द्वारा नील किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराना बंद कर दिया गया। ठीक है, तो चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया है जिसके द्वारा नील किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराना उन्होंने क्या कर दिया, बंद। तो यहीं से आपको इतना भी याद होना चाहिए कि गांधी जी का पदार्पण हो जाता है भारतीय राजनीति में, यहीं से उन्होंने आंदोलन आदि करने प्रारंभ कर दिए थे। तो चंपारण किसान आंदोलन में सबसे पहले 1917 में, फिर खेड़ा किसान आंदोलन देखिए, ये आंदोलन बम्बई सरकार के विरुद्ध था। 1818 की बसंत ऋतु में फसलें नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी बम्बई सरकार भूमि कर मांग रही थी, जबकि भूमि कर नियमों में ये स्पष्ट था कि फसल साधारण से 25% से कम हो तो भूमि कर में पूर्णतः छूट मिले। ठीक है, तो वहाँ इस तरह से कहा गया था कि भूमि कर नियमों में स्पष्ट था कि फसल साधारण से भी 25% कम हो तो भूमि कर पूर्णतः छूट मिलेगी, इसमें कर नहीं लिया जाएगा। सरकार छूट देने को तैयार नहीं थी। गांधी जी ने कृषकों को संगठित कर सत्याग्रह, ठीक है, पहला सत्याग्रह इनका। अंत में सरकार ने गांधी जी की बात स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है, और अन्य संगठित प्रयास देखते हैं और क्या क्या प्रयास हुए। अखिल भारतीय स्तर पर किसान आंदोलन चलाने के लिए 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का उन्होंने गठन किया। किसान सभा ने आंध्र प्रदेश में जमींदारों के खिलाफ भूमि व्यवस्था विरोधी आंदोलन किया तथा 1936 में बिहार में बर्खास्त यानी स्वयं जोती हुई भूमि के विरुद्ध आंदोलन किया। 18 अक्टूबर 1937 को किसान सभाओं ने सत्याग्रहियों पर हुए अत्याचार के विरुद्ध कृषक दिवस मनाया। आंदोलन के लिए 18 अक्टूबर 1937 को किसान सभाओं ने सत्याग्रहियों पर हुए अत्याचार के विरुद्ध कृषक दिवस मनाया। कब की बात है, 1937 की। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो ये थे विभिन्न किसान आंदोलन जो अंग्रेजों के विरुद्ध है और सामंतों के विरुद्ध, जमींदारों पूंजीपतियों के विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखिए। तो अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक आंदोलन कब से लेकर कब तक, 1857 से 1919 तक किस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम रहे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। तो ये सब बातें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिए। आज के लिए काफ़ी है और कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ठीक है ना, तो
इसके आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।